अस्सलाम वालेकुम। अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारा आज चैप्टर नंबर 4 का जो है कुछ टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट, the function of cell membrane in the transferring of molecules from inside to outside of cell. So we will continue that, and we have seen yesterday the diffusion. The examples of we have seen that there are the types of transport that are diffusion, osmosis, and of the two types, active and passive. And in the passive, we have seen the further passive transport types are the diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. So कल हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखा था पैसिव की एग्जांपल में और टाइप में, और आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस को और उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम उसके देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, and then we will look into other filtration and endocytosis, exocytosis processes as well. So let's start. कल हमने दो टाइप्स की थी, एक्टिव एंड पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें हमने देखा था कि जो पैसिव होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, और उसकी फर्दर टाइप्स थी डिफ्यूजन जो सिंपल डिफ्यूजन होती है, मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग energy and it goes, and the small and non-polar move easily with the diffusion. और वो तब तक डिफ्यूजन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर में तब तक वो डिफ्यूज करते रहते हैं जब तक कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो जाते हैं एट बोथ साइड. फिर हमने देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, जिसमें विद द नेम आल्सो इट सजेस्टेड दैट, और इट मेक्स क्लियर और मेक्स अंडरस्टैंड अस दैट something that facilitate. So in diffusion the molecules need some extra facility from the other substance, and that substance is the proteins of the cell membrane. Cell membrane की अपनी proteins होती हैं जो कि उसको help करती हैं, facilitate करती हैं molecules to go or come inside the cell through the cell membrane की जो है वो देखी थी कंपोजिशन, तो उससे ये पता चला था कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अपने आप को कि जो सेल उसने बायलेयर से होती है, इनसाइड होता है हाइड्रोफिलिक, आउटसाइड होता है, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक पार्ट जो टेल पार्ट है उसमें से मॉलिक्यूल्स का निकलना अंदर बाहर आना थोड़ा डिफिकल्ट है. इसकी वजह से उनको सिंपल डिफ्यूजन तो आराम से हो सकती है थ्रू दैट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, बट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए वहां से ट्रैवल करना मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है वो नेक्स्ट जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं टू मेक्स द मॉलिक्यूल्स टू गो आउट और इन इन द सेल.
तो ये हमने आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि पैसिव में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, एक्टिव में होती है। आज हम एक्टिव की बात करेंगे, पैसिव की एक टाइप जो है फर्दर वो ऑस्मोसिस की बात करेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आज हम डिस्कशन करेंगे। Okay, so we have to start from active transport, osmosis. So we will look at the active transport. Okay, let's first go to the osmosis. So this is the osmosis. Osmosis भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है जिसमें the movement of water across the semi permeable membrane. इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में हमने देखा फ्रॉम, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा कि फ्रॉम हायर टू लोअर, टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन इवन, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए हायर टू लोअर में ट्रेवल करके तब तक डिफ्यूज होते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। ऑस्मोसिस में ये होगा कि ऑस्मोसिस में लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे लेस सल्यूट कंसंट्रेशन होगी वो ट्रैवल करके हायर सल्यूट कंसंट्रेशन में शिफ्ट हो जाती है। So the osmosis definition is the movement of water across the semi-permeable membrane from lesser solute concentration to higher solute concentration. और इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपको समझ आती है तो फिर आपको इजी है ऑस्मोसिस को समझना। तो टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या है? द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक जो होते हैं वो रिलेटिवली मोर सल्यूट उनमें प्रेजेंट होता है, उनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। जिनमें रिलेटिवली लेस सल्यूट कंसंट्रेशन होगी, दे आर नोन एज हाइपोटोनिक। The solutions with equal concentration of solutes, they are known as isotonic. So ये कुछ tonicity of solutions हैं. The solutions with more solute concentration are known as hypertonic solutions. With less concentration of solute are known as hypotonic, and with equal concentration of solutes they are known as isotonic. So osmosis में आपको उसकी definition के बारे में बताया गया है, और उसके साथ साथ उनके concept of tonicity बताई गई है कि ये किस तरह से जो है, अगर आपको टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस पता है तो आप इजीली ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब जैसे कि कहा गया कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहां से लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर, कम से ज्यादा की तरफ वो मूव करता है। तो यहाँ पे आई गेस मैंने एग्जांपल ये है हमारे पास लो सल्यूट कंसंट्रेशन, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एग्जांपल उन्होंने बताया कि ऑस्मोसिस हुआ, ये हाई सल्यूट कंसंट्रेशन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये लोअर से हाई की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि इक्वल एंड सल्यूट कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस जो है वो आइसोटोनिक, फिर ये लो को सल्यूट कंसंट्रेशन मींस जो है वो हाइपोटोनिक है, और ये हाइपरटोनिक है। जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब इक्वल एंड सल्यूट कंसंट्रेशन हो जाएगी अगेन थ्रू क्रॉस द मेम्ब्रेन। सो दिस इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, अभी मैं आपके साथ बुक शेयर करती हूँ, और यहाँ पे हम ज़रा आपकी बुक से देखते हैं कि इसके अंदर एक एग्जांपल उन्होंने दिया है ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल।
Okay, 70. Okay, we have to go to page number. Okay, I hope so. You found it's taking time. आपकी बुक में जो है वो एग्जाम्पल है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स की, तो उसमें बेसिकली उन्होंने होमोस्टैटिक को शो किया है, जो कि ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और ये हाइपोटोनिक, हाइपर एंड आइसोटोनिक के बारे में बताया गया है। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स में जो एनिमल सेल हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्लेस्ड अगर किए जाते हैं, डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, अगर वो प्लेस किए जाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में तो जो सेल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप सेल को रख देते हैं और वो दोनों तरफ उसका बैलेंस रहता है वाटर, सो इट विल रिमेन equal to the reach, and when a cell is placed in a hypotonic solution, अगर hypotonic solution में आप उसे रख देते हैं, hypotonic का क्या है कि लेस सल्यूट है, तो वाटर एंटर्स इन सेल स्वेल्स। अब वो लेस सल्यूट है तो वो उसमें जो वाटर है वो सेल में चलता मतलब बैलेंस नहीं है, आइसोटोनिक नहीं है, तो वो उसमें एंटर होता जाएगा और फाइनली वाटर द सेल विल स्वेल एंड द रप्चर विल टेक प्लेस। ये आपकी हाइपो आइसो और हाइपर जो है वो बताया गया है। सो दिस इज ऑस्मोसिस, और ये आपके लिखा हुआ है कि रूल्स क्या ऑस्मोसिस को अंडरस्टैंड करने के और टोनिसिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए सॉल्यूशंस की, और वो टोनिसिटी क्या है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये डेफिनेशन ये आपकी बुक में जो है वो डायग्राम दी हुई है कि कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपो है तो ये लोअर टू हायर की तरफ जाना है, तो ये वाले जो पिंक मॉलिक्यूल्स और ये जो लो वाटर क्वांटिटी जहाँ कम होगी वहां की तरफ ये वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर। जहाँ पे वाटर हमने पढ़ा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो जिधर वाटर की क्वांटिटी कम होगी ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वो कम ज्यादा से कम की तरफ जाता है। फिर इसमें ये हाइपर सेमी permeable membrane है, so the water molecules will move through the membrane across the membrane to the area where there is low concentration of water. और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये शुगर मॉलिक्यूल हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे ताकि वो उसको डाइल्यूट करने में हेल्प कर सकें। तो जहाँ सल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है
उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। जहाँ सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम होती है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। जहाँ इक्वल रहती है उसको हम तो आइसोटोनिक कहते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखना है कि एग्जांपल दी गई है कि इस प्लेस एनिमल सेल जो है वो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया है, तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो इनसाइड और आउटसाइड सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें डिजोल्विंग बोथ साइड जो है इक्वल है, सोल्यूट क्वांटिटी इक्वल है, कंसंट्रेशन सो इक्वल रहेगा। जबकि सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे जहाँ लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है तो वाटर विल कीप एंड सोल्यूट है तो वो वाटर की वहां पे अवेलेबिलिटी जरूरी है सोल्यूशन की हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो water enters and cell make rupture like an overfilled balloon. So it will keep entering in it and at last it will rupture. Similarly, an cell placed in hypertonic solution will lose water and will shrink in size. अगर उसकी solute concentration ज़्यादा है तो जो water है वो lose होगा, will lose and it will become shrink. In hypotonic environments, example, freshwater animals must have ways to prevent excessive entry of water. And in hypertonic, like sea water, जहाँ पे सोल्यूट जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दे मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, उसकी वजह से लॉस नहीं होना चाहिए सेल में। तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और उसमें आपने सेल रख दिया, अब क्या होगा कि सेल का वाटर जो है वो सेल में हाइपोटोनिक में लेस सोल्यूट है भाई, तो इस वजह से वो वाटर जो है वो सेल में ही बढ़ता जाएगा एंड it will burst at some moment. अभी यहाँ पे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स जो होती हैं समवट डिफरेंट होती हैं फ्रॉम प्लांट सेल्स में जो एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। सो क्यों होती हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल्स मोस्ट सेल्स प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। कहते हैं कि ज्यादातर जो सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें जो से लेस सोल्यूट अवेलेबल होता है। That is, there is low concentration of solutes in extracellular fluids than in the cells. So क्या होता है कि उसमें सेल की ब्रस्ट करने के चांसेस होते हैं। As a result, water tends to move inside, first inside cell, and then inside vacuole. When vacuole increases in size, cytoplasm presses firmly against the interior of cell wall. साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज वैक्यूल होता जाएगा तो जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के साथ जो है वो प्रेशराइज्ड होता जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। अब सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होता है, प्लांट सेल डज नॉट रप्चर, वो रप्चर नहीं होते हैं बट बिकम्स रिजिड, बट वो बैलून वो हार्ड हो जाते हैं, दे बिकम रिजिड। अब सेल वॉल में ये डिफरेंट है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा है कि वो रप्चर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल रिजिड होती है। तो जब फ्लूइड सेल में बढ़ता जाता है वाटर, तो वो उसका साइज इंक्रीज कर देता है, फिर वो वैक्यूल में चला जाता है, वैक्यूल का साइज इंक्रीज करता है। जैसे ही वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो जो साइटोप्लाज्म है वो जाके कनेक्ट करना शुरू कर जाएगा अगेंस्ट द सेल वॉल, इंटीरियर सेल वॉल, उसके अगेंस्ट प्रेस होता जाएगा, जिसकी वजह से सेल एक्सपैंड होता है। और जब वो एक्सपैंड होता है तो वो सेल वॉल क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, तो वो उसको सेल को डैमेज नहीं करेगी, रप्चर नहीं करेगी, इंस्टेड दे मेक द सेल रिजिड, वो सख्त हो जाता है। This condition, the outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure. तो ये कंडीशन जिसमें आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल जो है वो इंटरनल वाटर की वजह से जो है वो इफ देयर इज वाटर मोर इन द सेल प्लांट सेल, so this is cell wall and the water will keep putting pressure on it. This pressure which water applies uh, on the cell wall is known as turgor pressure. And the phenomena is turgor. इसको हम turgor phenomena कहते हैं, where the cell wall becomes rigid due to the pressure of water on it.
In isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid. आइसोटोनिक में सेल टर्जिड बिहेवियर नहीं शो करेगा एंड इट इज फ्लेसिड, लूज एंड नॉट फर्म, बल्कि वो रिजिड नहीं होगा बल्कि लूज होगा, फर्म नहीं होगा. In a hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrinks. वाटर लूज करता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है. ये श्रिंकिंग जो होती है साइटोप्लाज्म की, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. पहले उन्होंने आपको बताया कि प्लांट सेल में जो है वो रिजिडिटी डेवलप होती है ड्यू टू द एक्सेसिव वाटर, that due to which the cytoplasm exert pressure on the cell wall, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और ये फिनोमेना टर्गर है. आइसोटोनिक environment में नेट अपटेक ऑफ वाटर जो वो इतना इनफ नहीं होता सेल टर्जिडिटी के लिए, और वो फ्लेसिड और लूज हो जाता है. इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट प्लांट सेल जो है वो वाटर लूज कर देते हैं, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, और ये जो श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म है इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. इधर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में टर्जिडिटी शो करेंगे वो. So this is hypotonic solution. Animal cell is put in it and it becomes swell and the ruptured uh, of the take place of the cell take place. Isotonic, it will remain normal. In a hypotonic solution where the solute is high, relatively more high, तो वहाँ पे जो सेल का वाटर है वो उसको ज़्यादा देर नहीं होल्ड कर सकेगा, वो ड्राई हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा. इसी तरह इसमें भी कि प्लाज्मोलाइसिस होगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और प्लांट सेल जो है वो प्लाज्मोलाइसिस डेवलप होगा. प्लेसिड होगा थोड़ा, आइसोटोनिक में इक्वल वाटर है तो इट विल रिमेन लाइक फ्लेसिड, not so loose and not so rigid, and sorry, not becomes more soft. The cell will become more soft if it remain isotonic. जबकि जो प्लांट सेल है उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल्स होते हैं बिकॉज दे वांट टू बी टर्जिड, not to burst. So they are normal cells of plant cells. जबकि जो एनिमल सेल्स हैं वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में नॉर्मल रहते हैं. इस पूरी जो कन्वर्सेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स की, वो बैलेंस्ड होमोस्टेटिस किस कंडीशन में मोर फेवरेबल है फॉर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये इसमें बताया गया है कि जो एनिमल सेल है उनके लिए मोस्ट फेवरेबल सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स. जबकि प्लांट सेल के लिए जो नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन है दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन एज कंपेयर टू एनिमल्स. सो उनके लिए आइसोटोनिक जो है वो सॉफ्ट है, दे विल नॉट कीप द सेल फॉर लॉन्ग. उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, or if it with the with the help of hypotonic solution. उसके बाद ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स के बारे में बताया गया है कि ऑस्मोमेटा क्या होता है. स्मेटा ये एक ओपनिंग्स हैं इन लीफ एपिडर्मिस, और ये गार्डेड होते हैं बाय, दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. डे टाइम में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो आर मेकिंग ग्लूकोज, सो आर हाइपरटोनिक. उनके पास मोर सल्यूट होता है क्योंकि वो ग्लूकोज बना रहे हैं, सो दे आर मोर हाइपरटोनिक, higher concentration of glucose available in the guard cells than their nearby epidermis cells. जबकि in as compared to in availability in epidermis cells, water enters them from mother cells and they swell. In this form, they assume a rigid bowed shape and a pore is created between them. गार्ड सेल में अब क्या होता है कि वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं, वो हाइपरटोनिक होते हैं, तो वो दूसरे अपने अराउंड से सेल से वाटर लेके उसे बैलेंस कर रहे होते हैं सोल्यूशन को, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर
कंसंट्रेशन का वो प्रोसेस लेके वाटर एंटर करता जाता है और वो सेल स्वेल रहता है, जिसकी वजह से वो एक स्वेल्ड फॉर्मेशन देते हैं, बोर्ड शेप आती है उसमें, और अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। अब ये डे टाइम में होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, जब लो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है गार्ड सेल्स में, वाटर लीव्स देम एंड दे बिकम फ्लेसिड, और वो लूज हो जाते हैं रात के टाइम पे। इन दिस फॉर्म बोथ guard cells rest against one another and the opening is closed. अभी जब वो स्वेल होते हैं डे टाइम में, the opening remain open because they are bowl shaped, now they are rigid. But in night, jab the guard cells, so it also depend on the osmosis, the opening and closing of guard cells. ये थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। सेमी जो है वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। आजकल जो है मैन मेड आर्टिफिशियल सेमी परमेबल फिल्टरेशन के कॉन्सेप्ट में यूज होती हैं, मेथड्स प्रोसेस में। सेमी मेम्ब्रेन्स फिल्टरेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फ्रॉम वायरसेस, they used for that. Also, bacteria cannot cross a semi-permeable membrane, so they can separate the bacteria and viruses with the help of synthesized semi-permeable. अभी ये यूज होती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्टरेशन सिस्टम्स में। इन दिस प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। अभी इस प्रोसेस में जो है वो सॉल्ट वाटर से इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद फिल्टरेशन की बात की गई है। फिल्टरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, वाटर प्रेशर के हेल्प से और ब्लड प्रेशर के हेल्प से फिल्टरेशन का प्रोसेस अकर होता है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोर्सली मूव अक्रॉस करते हैं द सेल मेम्ब्रेन। तो ये उसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में कि फॉर एग्जाम्पल बॉडी ऑफ एन एनिमल, ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर, ब्लड प्रेशर जो होता है वो फोर्स करता है वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स को कि वो मूव करें थ्रू द मेम्ब्रेन, membrane of the capillary wall cells. So this is the membrane of the capillary wall cell. Due to blood pressure, the small molecules will come out of the wall cells. In filtration, the pressure cannot force large molecules. इसमें large molecules जो हैं वो move across नहीं कर सकते हैं due to the pressure. Only the small molecules can move to through the membrane. Filtration में आपको ये पता होना चाहिए कि it is the process through which a small molecules are forced to move across the semi-permeable membrane with the help of hydrostatic or blood pressure, water pressure or blood pressure. यहाँ पे भी मैंने आपके लिए okay. So we have done with the passive transport examples and filtration as well. So let's go to the active transport. अभी हमने कल पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दे डू नॉट रिक्वायर एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके ऑपोजिट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। इसमें दो चीजें ऑपोजिट हैं कि ये हायर से लोअर में नहीं जाता है, ये लोअर से हायर में जाता है।
So mean इसको energy required to put that pressure to go from lower to higher. So the two things difference between the active and passive is passive requires no energy and it is from higher to lower, whereas active or movement of molecules are from an area of lower to higher and they require energy. इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो एनर्जी यूज करती हैं टू मूव मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल में जो है वो अपता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इंटेस्टाइन ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज का अपटेक होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी from lower to higher and they require extra support, extra energy to go through against the concentration gradient. Uptake of minerals or ions in the root hair cells of the plant also an example of active transport. यहाँ पे इसकी अभी हमने देखा कि it requires energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate. This is the one type of energy. So the energy which the cells use during the active transport in the form of ATP. So this is the membrane, cell membrane. This is the carrier protein. So this carrier protein will take the cell from lower to higher with the help of the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. So इसमें one of the example, the best example always mentioned and given for explaining this process of active transport is the sodium potassium pump. The sodium potassium pump जो है वो form होता है due to carrier proteins in the membranes of it is example that they are present. Sodium potassium pump occurs in the nerve cells. तो membrane of nerve cells जो होती हैं उसके पास carrier proteins होती हैं in the form of the membrane of nerve cells जो है उसके पास carrier proteins होती हैं in the form of sodium potassium pump. अभी रेस्टिंग मोड पे जब के कोई इम्पल्स नहीं क्रिएट कर रहा होता नर्व सेल. This is the example given for how to explain the sodium potassium pump and the active transport. इसकी one of the common example जो always people give along with to understand the active transport. So इसमें ये है कि जो पंप होता है ये सोडियम पोटेशियम पंप वो एनर्जी स्पेंड करता है एटीपी. अभी जैसे पहले बताया मैंने आपको क्यों स्पेंड करता है टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल. अगर सेल में आपको हायर कंसंट्रेशन चाहिए पोटेशियम की और लो कंसंट्रेशन चाहिए सोडियम की सो वो इस मेथड के थ्रू लोअर से हायर में शिफ्ट होगा. अभी सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन होनी चाहिए पोटेशियम की और लोअर कंसंट्रेशन होनी चाहिए सोडियम की. अगर लो हायर हो जाती है सोडियम तो वो बेनिफिशियल नहीं है सेल के लिए. इसी तरह अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाती है उसके लिए सबके कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू अगर सेल में लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम की जबकि हायर होनी चाहिए तो वो बाहर से पोटेशियम को अलाउ करेगा टू एंटर द सेल एंड कीप्स द सेल हाइपरटोनिक. अगर सेल में सोडियम की कंसंट्रेशन हायर है तो वो अलाउ करेगा कि सोडियम रिमूव हो सेल से और उसमें लो कंसंट्रेशन क्रिएट हो सो इट विल बिकम स्टेबल. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो फंक्शन है वो टिपिकली ये है कि it actively move sodium to outside of the cell. अगर ज़्यादा है तो सोडियम क्योंकि कम होना चाहिए सेल में तो वो उसे बाहर निकाल देगा. अगर पोटेशियम ज़्यादा अंदर होना चाहिए बाहर कम होना चाहिए तो अंदर से पोटेशियम को पोटेशियम को
हायर करने के लिए बाहर से अलाउ करेगा टू पोटेशियम टू एंटर इनटू द सेल। तो बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी। Okay, next we have to see, this is the one is the complete picture of how the active transport takes place. So this is the cell membrane, this is ATP, and these are the sodium ions, these are potassium ions. What will happen where there is required intracellular, हमने पढ़ा है जो इनसाइड सेल है वहां पे पोटेशियम हाई होना चाहिए, सोडियम लो होना चाहिए। तो जब हम इसको माइंड में रखते हुए विल सी कि सोडियम जो है वो कम होना चाहिए इनसाइड। सो ये जो एटीपी है ये आके एक अपनी बाइंडिंग साइट पे जो है अटैच हो जाएगी विद कैरियर प्रोटीन के पास एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एटीपी आके एनर्जी जो है वो अटैच करती है टू बूस्ट द पंप टू टेक द मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल। सो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम चाहिए। तो अगर आपको सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड कम चाहिए तो अगर यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो आप उसे लोअर टू हायर की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके लिए आप कुछ कैरियर प्रोटीन्स यूज़ करती है सेल मेम्ब्रेन सेल, इसके थ्रू वो अपने कॉन्फर्मेशनल चेंजेस ये बाइंड हो गया अपनी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट पे। एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है कैरियर प्रोटीन्स पे फॉर एटीपी, बूस्ट देम। अभी वो उस पे बाइंड करेगा और फिर वहां से वो बूस्ट आउट करेगा और वो इंटर सेलुलर से सोडियम को निकाल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में ले जाएगा। फिर उसके बाद पोटेशियम में भी इसी तरह है कि यहाँ से सोडियम बाहर गया है और वहां से पोटेशियम अंदर आना है क्योंकि यहाँ कम क्वांटिटी है पोटेशियम की फ्रॉम देयर इज हाई क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम इनसाइड सेल। अब ये ज्यादा इसको कम करना है तो इसको हमने हायर टू लोअर लेके जाना है, और ज्यादा करना है तो लोअर टू हायर लेके आना है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हायर चाहिए, so again the ATP will attach with the carrier protein and boost the carrier protein, make a channel, make the conformational changes in it। आपको पता है कि ये एक टाइम में एक साइड पे खुलता है। अभी ये सोडियम के लिए जो है वो इनसाइड सेल खुला और फिर इसने बाहर जाके उसे ड्रॉप कर दिया। इसी तरह वो बाहर से जो है पोटेशियम को लेगा और उसे अंदर इनसाइड सेल ड्रॉप कर देगा। So in active transport, these are the few things you will remember. One is the example of sodium potassium pump, and there is a definition of active transport: movement of molecules from an area of lower to higher. It requires energy in the form of ATP. It requires carrier proteins to use energy to use the stored energy in the form of ATP from the cell to move the molecules. ये उसकी एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या करेगा तो एनर्जी स्पेंड करेगा टू मेंटेन हायर, ताकि अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम रहे और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम रहे। इसकी यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंसेस बताने के लिए डायग्राम लगाई गया है कि ये डिफ्यूजन है सिंपल, द स्मॉल मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर विल मूव थ्रू देम and will go from lower to higher to lower concentration part। इसी तरह हायर टू लोअर जो है फैसिलिटेटेड भी जो है वो थ्रू कैरियर प्रोटीन्स और थ्रू द चैनल प्रोटीन्स इट्स शोइंग कि वो पास थ्रू करके तो लोअर कंसंट्रेशन वाले हिस्से में आकर इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। अभी ये है, ये दोनों जो है डिफ्यूजन ऑफ फैसिलिटेटेड ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं। इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल में ये कैरियर प्रोटीन है और ये उसके साथ उसकी बाइंडिंग साइट जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है फॉर एटीपी वो आके अटैच हो गया और उसने बूस्ट किया है। सो इट विल मेक द एंड कंसंट्रेशन like hypertonic, hypertonic or isotonic.
सो अभी इसने हायर टू लोअर टू हायर जाना है, यहाँ से इसने इधर लेके आना है, तो इट विल टेक वन मॉलिक्यूल or molecules and make the conformational changes carotene and will move down and release the molecule. So this substance, this is the example of active transport. अभी हमारी दो चीजें जो हैं वो देखते हैं उसको, और फिर लेक्चर आज का इधर स्टॉप करते हैं। अभी हमारे रह गए एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, दो कॉन्सेप्ट्स। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बहुत सिंपल है, इसमें डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि एक्टिव में और पैसिव में पूछ सकते हैं। सो एंडोसाइटोसिस जो है वो प्रोसेस है सेल का इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स। जो इन फोल्डिंग्स हमने बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स होती हैं इनर साइड पे, तो वो इंजेक्ट करेगी बल्की मटेरियल को अपने अंदर। टू फॉर्म्स होती हैं एंडोसाइटोसिस की, फाइगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग एंड पाइनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। इन फाइगोसाइटोसिस साइटोसिस cell takes in solid material while in pino cell takes in liquid in the form of droplets. तो फाइगो में वो जो है वो इंजेस्ट करेगा बल्की मटेरियल को एंड विल गेट एंटर इनटू द गिव टू द सेल। पाइनोसाइटोसिस में वो लिक्विड को इंजेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। एक्सोसाइटोसिस की उन्होंने डायग्राम भी दी हुई है कि थ्रू विच बल्की मटेरियल्स एक्सपोर्टेड, बाहर निकाले जाते हैं सेल से, सेल के अंदर लाने हैं कुछ मटेरियल, तो वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से होगा। अगर कुछ बाहर जाना है सेल से तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होगा। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन्स, इसमें न्यू मेम्ब्रेन्स बन के वो मटेरियल को अपने अराउंड एक नई वेसिकल बना लेते हैं, which replaces the part of cell membrane lost during endocytosis। तो वो उस पार्ट को रिप्लेस करेंगे जो कि लॉस हो गया एंडोसाइटोसिस के दौरान। So this our part of this chapter is finished here. The पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल, जिसमें हमने बात की थी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर बैलेंस में टर्जिडिटी की बात हुई है कि एनिमल सेल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नॉर्मल रहते हैं सेल, व्हेयरएज दे विल रप्चर्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड दे विल shrinked in the hypertonic solution, where the shrinking of cytoplasm is called plasmolysis। प्लांट सेल में ये हमने डिफरेंस देखा है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनिमल और सेल्स में कैसी हैं। तो प्लांट सेल में जो सेल है वो नॉर्मल रहता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, वेयर देयर इज less solute available, or it will become soft in isotonic and it will become plasmolysed। Shrinking will occur in the cell during the being in the hypertonic solution with means more solute concentration। फिर हमने ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स का कनेक्शन देखा है, रिलेशन कि जो ऑस्मोसिस है उसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल की डिपेंड करती है। दे विल ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट व्हेन देयर इज द वाटर लीव्स द गार्ड सेल्स। फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो सेलुलर इंजेक्शन है ऑफ बल्की मटेरियल्स, जब वो बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दो तरह की एंडोसाइटोसिस होती है, फाइगो एंड पाइनो। तो फाइगो में सॉलिड मटेरियल इंजेस्ट होता है और पाइनो में लिक्विड मटेरियल। उसकी रिप्लेसमेंट जो लॉस होता है एंडोसाइटोसिस में, उसको कंप्लीट करने के लिए एक्सोसाइटोसिस भी अकर होता है कि वो एक
बल्कि मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। दिस प्रोसेस आर्ज न्यू, इसमें न्यू मेम्ब्रेन ऐड होती है जो कि रिप्लेस करती है एंडोसाइटोसिस को, जो लॉस्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट इन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो वी विल मीट टुमारो। जो हमारा बाकी का चैप्टर रह गया वो हम कल करेंगे एंड योर दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।